नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आपका नया साल में हम लोग एंट्री कर गए हैं, तो इस चैनल से हमारे जो स्टूडेंट इलाइट परिवार है, इसमें जितने भाई बंधु जुड़े हैं सभी को हमारे तरफ से और इस टीम के द्वारा, सभी शिक्षकों के द्वारा सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग एकदम संकल्प लेना है कि यह जो चैनल है एक मजबूत पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाना है। ठीक है ना। आज से संकल्प लेना है और आपको हर तरीका से व्यवस्थित रूप से सारी चीजों का यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। टोटल चीज जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए सारे टीचर अपने अपने टाइम में आपको वीडियो देते जाएंगे। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारी चीजों का। ठीक है। तो आप सभी लोग अब क्या करेंगे, पूरी तरह से टाइम टेबल के अनुसार फॉलो करेंगे और हर वीडियो को देखेंगे आपको, ताकि क्या हो, सारी तरह का तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें कुछ प्रश्न लाए हैं और उसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। ठीक है ना। क्या है प्रश्न? पहला रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कारक पूछा गया कौन है? ठीक है ना। रंगीन फोटोग्राफी का जो आविष्कारक है वह कौन सा है? तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कारक जो है वह कौन है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अच्छा, आपको जब बात किया गया रंगीन का, तो यहां पे थोड़ा सा आपको हम समझना है। एक्चुअली 3 जो प्राथमिक कलर होता है, प्राइमरी कलर, वह 3 कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा क्या होता है? ब्लू। तो ये जो 3 है ये प्राथमिक कलर है जो कहा जाता है। जैसे टेलीविजन, तो टेलीविजन में जो प्राथमिक कलर, जो प्राइमरी कलर का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB इसको कह सकते हैं शॉर्ट में। तो रंगीन फोटोग्राफी का आप समझ गए। अगले प्रश्न देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की मात्रात्मक इकाई क्या है? ठीक है ना। आपको आंसर दिख रहा होगा। आंसर क्या है? बेकुरल। अब इस प्रश्न में देखेंगे थोड़ा सा, अगर रेडियो सक्रियता का बात किया गया है तो सबसे पहले समझेंगे होता क्या। देखिए यहां से क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरणें निकलती है और वह अदृश्य किरणें कौन कौन सा होती है? जैसे अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 है जो अदृश्य किरण निकलती है। जो अल्फा किरण होती है यह होता है पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। जो बीटा किरण होता है यह नेगेटिव और जो गामा किरण है यह कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये तीनों, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है ना। इससे अदृश्य किरणें निकलती है। यहां पे कई सारा होता है, जैसे आपको इकाई में कभी दिखेगा क्यूरी भी, ठीक है ना, रदरफोर्ड। तो आप अब देखेंगे कि ऑप्शन में अगर तीनों दिया हुआ है, ठीक है ना, और ऑप्शन अगर चौथा दिया इनमें से सभी, तो आप हमेशा क्यूरी, रदरफोर्ड और बेकुरल, ठीक है, यहां पे लिखा हो बेकुलर लेकिन होगा क्या? हेनरी बेकुरल। आपको पता होगा हेनरी बेकुरल होता है। ठीक है ना। तो आप सभी को टिक करेंगे। बात समझ में आ गया। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गुप्त ऊष्मा का पूछा गया है एसआई मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है ना। अब देखिए हीट जो होता है, ठीक है ना, जो ऊष्मा है इसका और भी मात्रक जैसे होता है जूल, सिंपल से कह सकते हैं आप। और देखेंगे जो ऊष्मा है, हीट है, यह ट्रांसफर जो होता है 3 इसका कंडीशन है। वह 3 कंडीशन कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं। एक तो होता है चालन, हीट का जो ट्रांसफर होता है चालन, दूसरा होता है संवहन विधि और जो तीसरा होगा वह होगा विकिरण। अब देखिए यहां पे अगर बात करें हम लोग कि चालन जो विधि है यह प्रयोग किया जाता है, चालन यह ठोस में यानी सॉलिड में प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो हीट का ट्रांसफर होगा यह सॉलिड में होगा, वह चालन विधि को प्रयोग किया जाता है। संवहन जो है यहाँ पे लिक्विड का प्रयोग किया जाता है और गैस का, लिक्विड और गैस का। और अगर बात करते हैं विकिरण का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है लाइट में। ठीक है। लाइट कहने का मतलब सनलाइट, सूर्य की रोशनी। ये यहां पे प्रयोग किया जाता है विकिरण, उसको कहते हैं चालन, संवहन, विकिरण। ये हीट का ट्रांसफरेबल, स्थानांतरित करने का तीनों माध्यम है। ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक बात? आगे बात करते हैं एनीमोमीटर का उपयोग कब किया जाता है?
तो आपको आसान सा प्रश्न है कि वायु की गति को मापने के लिए, ठीक है ना, एयर के स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, दूध की शुद्धता पूछा गया है कि दूध की शुद्धता को मापते हैं क्या चीज से, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अब देखिएगा जो दूध होता है, यहां पे दूध का कलर होता है दो, एक तो होता है सफेद और एक होता है पीला। अब देखिएगा पीला जो कलर होता है वह किस वजह से, और सफेद जो होता है किस वजह से, ठीक है ना, तो सफेद जो होता है इसका वजह है केसीन होता है इसमें, किस वजह से, केसीन, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं पीला, तो पीला पाने की वजह है केरोटीन। अब देखिए एक बात और समझेंगे कि जो मिल्क है इसमें एक प्रोटीन होता है केसीन, और ये प्रोटीन जो है इसको पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, रोल निभाता है, और वह एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा एंजाइम है कि दूध में जो उपस्थित प्रोटीन केसीन है उसका पाचन करता है, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन। और रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, क्या काम करता है, तो यह काम करता है दूध को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैस का जो घनत्व है वह कब सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो निम्न तापमान और उच्च दाब, निम्न तापमान और उच्च दाब में गैस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। फोटोन का खोज किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया है, तो फोटोन का जो खोज किया गया था वह अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फोटोन का खोज किया गया। बिल्कुल आसान प्रश्न, हर बच्चा को पता होगा। नेक्स्ट आइए, जल का पूछा गया उबाल बिंदु किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, जल का उबाल बिंदु किस पर निर्भर करता है, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव। अच्छा कभी अगर पूछेगा कि वायुमंडल का अगर हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव का, तो वह किससे मेजर करते हैं, तो याद रखेंगे बैरोमीटर से। किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से। बहुत आसान प्रश्न, याद रखेंगे बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है ना। जैसे देखिएगा हमारे अर्थ जो है उसमें जो लेयर होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है ट्रोपोस्फेयर, एक होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेसोस्फेयर, फिर कौन सा होता है, मेसोस्फेयर के बाद होते हैं आपका एक्सोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर होता है एक्सोस्फेयर। तो टोटल 5 लेयर है जो हमारे ऊपर में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछेगा रेडियो का संचालन किस मंडल में होता है, एरोप्लेन जो चलता हुआ किस मंडल में होता है, मौसम संबंधी जो आपका घटनाक्रम देखने को मिलता है वो किस लेयर में होता है, ये सब सारे चीज पूछता है एग्जाम में। हम कई सारे वीडियो बताए भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे कि ठोस में उष्मा का संचरण पूछा गया है किस विधि से होता है। देखिए हम यही चीज आपको बताए थे जस्ट पिछले वाले वीडियो में, यानी पिछले देखेंगे क्वेश्चन में क्या बताए थे, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे गुप्त उष्मा का पूछा गया एसआई मात्रक। तो यहाँ पे आपको बताया चालन, संवहन और विकिरण, 3 ऐसा मीडियम है, माध्यम है जहां पे हीट का ट्रांसफरेबल हो सकता है। अब देखिए जो चालन वाला मेथड है यह सॉलिड में होता है, जो संवहन मेथड है ये लिक्विड प्लस गैस दोनों में होता है, और विकिरण जो होता है यह सिर्फ जो सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक आती है। पूछेगा वह किस माध्यम से हमारे अर्थ तक सूर्य का लाइट पहुंचती है, आप क्या बोलेंगे कि वह विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, रेडिएशन के माध्यम से सनलाइट पहुंचता है। और वो भी समय कितना लगता है उसमें, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। सनलाइट पहुंचने में जो समय लगेगा वह लगता है, चलिए बताते हैं आपको, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट कितना होगा, 20 सेकेंड, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब अगर बात कभी सेकेंड में पूछ देगा तो देखिए 8 छक 48, 480 प्लस 20, टोटल कितना सेकेंड, 500 सेकेंड, याद रखेंगे, ठीक है ना। 500 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये अपडेट हो जाइए, ये आंसर सही है, पुराना वाला डाटा को छोड़ देंगे आप। आगे आते हैं, ठोस में उष्मा का संचरण पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालन,
क्या हो जाएगा आंसर, चालन विधि के द्वारा। अभी आपको दिखा भी दिए हम। एक होता है संवहन, और संवहन जो होता है कभी एग्जाम पूछ दे तो संवहन में याद रखेंगे हमेशा, इसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है ना, यानी द्रव्य और गैस, ये दोनों होता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग विकिरण वाला, कभी अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो विकिरण में किसको ध्यान देना है, वह हो जाएगा सूर्य की रोशनी यानी सूर्य के किरण। ये तीनों पूछता एग्जाम है बराबर। अगले प्रश्न देखते हैं कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए जो मार्ग की लंबाई है उसको क्या कहते हैं। तो मार्ग की लंबाई को कहते हैं दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी कहते हैं। ध्यान देना कि दूरी जो होता है यह ऑलवेज क्या होगा, धनात्मक होता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा वह धनात्मक होता है। क्यों, क्यों देखिएगा, हम अगर मान के चलिए कि यहां से यहां तक आ गए, ठीक है ना, तो ये आप मान के चलिए कि ये हमारा डिस्टेंस यानी दूरी कवर कर लिए। वही तो पूछता है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। अब हम यहां से 2 कदम चले, ठीक है ना, तो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हम कवर किए उसी लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी। तो बताइए अगर हम 2 कदम रखे तो कहीं ना कहीं वह क्या बना, हम आगे बढ़े, तो इसीलिए उसको कहा जाता है दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखेंगे। लेकिन हाँ, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर है, ठीक है। जो विस्थापन होता है एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन, और डिस्टेंस का आपको पता होगा दूरी। तो देखेंगे जो डिस्टेंस होता है यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, और जो विस्थापन होगा यह क्या होता है, तो ये देखेंगे यह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और क्या हो सकता है, शून्य, और क्या हो सकता है, शून्य। डिस्टेंस ऑलवेज जो होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस को बताता है। ध्यान देना है, हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेगा। जैसे देखेंगे अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर हमको सी तक जाना है तो आपको अगर बोलेंगे कि ए से सी तक आना है तो सबसे पहले ये तो यहां से यहां तक आएगा, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस कवर करेगा, तब पहुंचेगा सी। तो ये तो मान चलिए कि 4 मीटर और ये अगर 3 मीटर है तो ये तो टोटल 7 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंचा सी पर। अब देखिए ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर डायरेक्ट हम इस मेथड को अगर यहां से यहां तक आएंगे तो देखेंगे ए से सी तक पहुंच गया, और ये को यहां से यहां फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करके सी तक पहुंचा। तो कहा गया ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसका टोटल हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा 5। ध्यान देना। अब देखिएगा यहाँ पे 5 है तो यही कहलाता है इनका शॉर्ट डिस्टेंस, यानी ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान के पूछा गया जनक या पिता कौन है, तो उसको कहते हैं लेवाइजियर। कौन कहते हैं, लेवाइजियर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। नेक्स्ट आइए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले समझेंगे दिया किसने। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है वो दिए मोसले ने। किसने दिया, मोसले साहब ने दिए। फिर पूछेगा कब दिए, तो याद रखेंगे यह 1913 में। 1913 में मोसले साहब ने आधुनिक सिद्धांत आवर्त दिए। आवर्त का नियम सबसे पहले किसने दिया, तो ध्यान देना, वो दिया था मेंडलीफ ने। किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। सबसे पहले आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, मेंडलीफ ने। लेकिन अगर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया मोसले ने दिया। अब देखेंगे यहां पे जो मॉडर्न पीरियड है, अभी टोटल अगर बात करते हैं टोटल एलिमेंट की संख्या तो वह 118 है। कितना है, 118। ध्यान देना। अब इसमें क्या पूछा था, आवर्तों की संख्या पूछा गया है,
वो 7 बिल्कुल सही है। कितना है? 7 है। आवर्तों की संख्या बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि विलयन कैसा होता है। तो विलयन जो होगा वो अस्थाई भी होगा और पारदर्शक भी होगा। कैसा होगा? अस्थाई और पारदर्शक विलयन। कोई भी चीज से कोई चीज को सॉल्युबल वाला कहते हैं विलयन। दाब अगर बढ़ाएंगे तो द्रव्य में गैस की क्या बढ़ती है? अगर दाब हम प्रेशर देंगे तो उस लिक्विड में गैस की क्या बढ़ेगा? तो गैस की क्या बढ़ेगा? विलेयता। गैस की विलेयता मतलब जो सॉल्युबल होगा वह ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे तो। और वह किस में? द्रव्य में, मतलब लिक्विड में गैस। नेक्स्ट आइए, पूछा गया कि द्रव्य में गैस की परिक्षेपण, ठीक है ना, द्रव्य में गैस का जो परिक्षेपण है क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झाग। क्या हो जाएगा? झाग। द्रव्य में गैस का परिक्षेपण जो कहलाता है वह होता है झाग। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जो मेरा था साइंस का 15 क्वेश्चन लाए थे, बिल्कुल अच्छा था प्रश्न, रिवीजन करा दिए। अब यहां पे देखेंगे, कुछ आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा जो ऐप लॉन्च होने की खुशी में, ठीक है ना, एक आपको बैच लाया गया हुआ झारखंड जीके का। और इस बैच में जो बैच का फी रखा गया था 1000, जिसमें से डिस्काउंट होकर के 751 रुपया आपको यहां दिख रहा होगा। कितना रुपया? तो 751 रुपया। इसके बाद आपको एक कूपन यूज करना है। उस कूपन में अगर यूज करते हैं तो 150 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल अगर बात करते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ अब मात्र वह 99 रुपया ही पे करना है। इसमें पूरा झारखंड जीके पढ़ाया जाएगा। झारखंड जीके, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखा हो गया डिस्क्रिप्टिव। डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। 2 महीने में बैच समाप्त हो जाएगा। मतलब वैसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको काफी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में ही वैसा प्रश्न आता है, वैसा ही कंटेंट आपको बताएंगे हम। 12 महीना का वैलिडिटी। अगर आप कोर्स को परचेज करते हो तो आपको जो वीडियो मिलेगा वह आप 12 महीना तक उस वीडियो का यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल आपको होगा। वह अवेलेबल कहां होगा? तो स्टूडेंट इलाइट के चैनल पर ही, टेलीग्राम चैनल है तो वहां आपको मिल जाएगा। 25 जो लिखा गया है कि फुल मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ये जब जैसे मेरा हो जाएगा, आपका 2 महीना में कोर्सेस डन हो जाएगी, देन आपको मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, जो हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट कराएंगे हम, जो उसी से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट देने में मजा आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहां जो यह ऑफर लिखा हुआ है यह सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही है। कितने बच्चे? 500 के लिए। कुछ ही बचा हुआ है, लगभग मेरा एडमिशन हो चुका है। ठीक है ना, लगभग एडमिशन हो चुका है। अब आप लोग देर नहीं करना है। जो भी बच्चा चाह रहे कि हमको इस बार झारखंड सीजीएल निकालना है, जीके जीएस में पूरा का पूरा मार्क्स हमको लाना है, नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए, तो जरूर बैच को ज्वाइन करेंगे और उससे बिल्कुल फायदा होगा। ये मेरा गारंटी है, वादा है। ठीक है, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं होगा जो लगेगा कि इस बैच से हमको कुछ लॉस हुआ, नहीं समझ में आया, नहीं प्रश्न एग्जाम में लड़ा। बिल्कुल वो सब नहीं सोचें। नेगेटिव थॉट तो लाना ही नहीं है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे सारे चीज को बार बार। अब आपका काम क्या है? अगर हम 2 महीने में सारे चीज कंटेंट दे दिए, बस आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे तो एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना। आप उसके लिए टेंशन, आप हतोत्साहित ना हो। ओके, तो ये रहा मेरा पूरे। तो अब हम लोग का कल से मॉक टेस्ट जो कराते हैं वो बिल्कुल अपने टाइम के अनुसार होगा। आराम से आप लोग बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो नए लोग हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने भाई बंधु देख रहे हैं उनका काम है कि वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक बटन जरूर प्रेस करें। और आज सभी लोग को बोलना है हैप्पी न्यू ईयर सर 2023, ये कमेंट करके लिखना है आप लोग। ओके।